नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हमारे साथ स्टूडियो में कोई ना कोई नई शख्सियत होती है। इस बार भी हमारे साथ जम्मू प्रोविंस के एक दिग्गज ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो एक हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू प्रोविंस श्री SD सिंह साहब, और दूसरी हॉट सीट पे हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर पवन कोतवाल, जो कि हमारी जम्मू प्रोविंस के वो डिविजनल कमिश्नर हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या नए रूल हैं, क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे हमारे जम्मू के लोगों को अच्छी सहूलियत मिलेगी। और दूसरी तरफ हम SD सिंह साहब से जानेंगे, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन हुए हैं IG जम्मू का पदभार संभाला है, कि किस तरीके से उनका विजन है कि जम्मू बिल्कुल स्मूथ बनाने का, क्राइम फ्री बनाने का, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे। क्योंकि हमारा जम्मू जो है वो भी बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि काफी देर से हमारी जम्मू कश्मीर रियासत में मिलिटेंसी जो है वो पनप रही है, लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनके इरादों को नस्ते-नाबूद किया है। आइए दर्शकों, अब उनसे जानते हैं। जी कोतवाल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जमाल साहब, आपका भी हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जी SD सिंह साहब, आपने अभी कुछ ही दिन हुए हैं IG जम्मू का पदभार संभाले हुए, तो क्या किस नजरिए से आप जम्मू प्रोविंस को देखते हैं? आपने कई जोन भी देखे हैं, किस तरीके से हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें और जो हमारी सेंसिटिविटी है वो बरकरार रहे, ताकि कोई क्राइम में कोई बढ़ोतरी ना हो? देखिए, जैसा आपने खुद ही कहा, जम्मू संभाग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। जैसे राष्ट्रीय पूरे राज्य जम्मू कश्मीर में एक टेररिज्म मिलिटेंसी का एक चैलेंज है, उसी तरीके जम्मू संभाग में एक बहुत बड़ा एक हमारे आगे चैलेंज है मिलिटेंसी का। पिछले दिनों में पिछले कुछ महीनों से, जैसे आपने देखा होगा, सीमा पार से जो देश विरोधी तत्व हैं वो सक्रिय हैं। कुछ कई चांसेस हुए हैं जिसमें उन्होंने ब्रीच करके यहाँ पे टेररिस्ट एक्शन भी किए हैं। तो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज जो है वो देश राज्य के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, जिससे हम राष्ट्र विरोधी तत्वों को उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके साथ ही साथ जैसा आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर में जो सौहार्द है ट्रेडिशनल, उसको बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। इसमें हम काफ़ी काम कर भी रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे अनेक यात्राएं शुरू होने वाली हैं। अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है। वैष्णो देवी की यात्रा तो ट्रेडिशनल चलती ही रहती है। इसके अलावा भी बाकी कई इलाकों में यात्रा जो है रिलीजियस फेस्टिविटीज होंगी, वो है। जी SD सिंह साहब, जिस तरीके से अभी बॉर्डर पार से मिलिटेंट जो है काफी सक्रिय है हमारे बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए, तो उनको नस्ते-नाबूद, उनके इरादों को नस्ते-नाबूद, और जो उनके सरगना वहां बैठे हैं उनको भी, उनके इरादों को भी नस्ते-नाबूद करने के लिए क्या हमारी स्ट्रेटजीज जो है वो बिल्कुल फुल प्रूफ है? बिल्कुल, हम इस दिशा में काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारा एक मल्टी एजेंसी ग्रिड ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जिसमें हम पुलिस के साथ साथ जो बाकी हमारे सुरक्षा बल हैं, आर्मी है, उनके साथ हमारा एक ताउन है। उनके साथ हम लाइजनिंग के साथ काम कर रहे हैं। इंटेलिजेंस हमारी काफ़ी सुदृढ़ है, और अभी कुछ दिनों पहले आप जानते होंगे हमने काफ़ी इसमें एक्शन भी किए हैं। इसके साथ ही साथ एक देखने में आया है कि पाकिस्तान एक नॉन कन्वेंशनल जो वॉर, एक तो टेररिज्म था, उसके साथ ही साथ फाइनेंशियल टेररिज्म का भी एक उनका एफर्ट है। फेक करेंसी यहाँ पे पुश करना, या ड्रग्स की जो है उसकी तस्करी, उसके ऊपर भी हमने काफी काम किया है। पिछले दिनों में हमने इसमें काफी रिकवरीज भी की। जी जवाल साहब, ये हमारा दूसरा प्रश्न है, अभी आपके पास लौटेंगे। जी कोतवाल साहब, आपसे इसी से जुड़ा हुआ एक अहम प्रश्न हम पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से टेररिज्म जब पनपता है या बॉर्डर पार से जो आते हैं, तो आम सिविलियन को कोई नुकसान ना हो, और अगर छोटा मोटा हुआ भी उन तक किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर सुचारू रूप से काम करती है, या करने के लिए क्या क्या सशक्त कदम उठाए गए हैं? देखिए, जैसे आपको मालूम है कि हमारे जो है वो IB है, इंटरनेशनल बॉर्डर जिसे हम कहते हैं, चिनाब तक, और फिर चिनाब के दूसरी साइड से हम उसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। तो जाहिर बात है कि आपने देखा होगा कि जब से सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद काफ़ी बॉर्डर गर्म रहा जी, और काफ़ी ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई, और उसके दौरान हमें लोगों को पीछे सुरक्षित स्थानों पर लाए, और फिर जब दोबारा हालात ठीक हो गए तो फिर उनको वापस हम ले गए। इस सब दौरान मैंने ये देखा कि जब ये फायरिंग भी हो रही थी,
लेकिन जो लोगों में एक जोश था, लोगों में एक जो उत्साह था कि जो भी हो जाए, जो है हम इन चीज़ों से घबराएंगे नहीं, और चाहे दुश्मन जितना भी कोशिश करे वो हमारे हौसलों को जो है वो पस्त नहीं कर सकता, बल्कि उनका जो रिजॉल्व जिसे हम कहते हैं, और उनका दृढ़ हो गया कि ये तो हम देश की रक्षा के लिए अगर जो है अगर थोड़ा देर पीछे भी जाना पड़े, कष्ट भी उठाना पड़े, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी हर एक, चाहे उनके रहने का अरेंजमेंट हो, चाहे उनकी और मेडिकल का या कुछ वो किया, और अब तो काफ़ी देर से जो है हालात बिल्कुल ठीक है, ठीक चल तो रहे हैं। हाँ जी हाँ, और आगे भी ठीक रहेंगे। क्या क्या कोतवाल साहब, अहम चीज आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जो दर्शक है और जो इसमें विक्टिम थे खासकर बॉर्डर पे, उन्होंने कहा था कि जब कोई आला अफसर आपके पास आए, खासकर आप जैसा अफसर, तो उनसे ये प्रश्न जरूर पूछे कि जो उस समय जान माल का नुकसान हुआ उनका, जैसे उनके पशु या जिन चीजों का भी नुकसान हुआ फायरिंग में, तो क्या गवर्नमेंट ने उनकी अभी तक भरपाई पूरी कर दी है? जी हाँ, इसमें मैं आपको एक बात बताऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा अच्छी चीज़ हुई है कि पहले हम क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जब होती थी तो उसमें अगर कोई आदमी हलाक हो जाता था या शहीद हो जाता था, तो हम क्या करते थे, उसको 1 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन एक्सग्रेशिया दिया करते थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो कॉम्पनसेशन 5 लाख कर दिया है, और हमने स्टेट गवर्नमेंट को वो जो प्रपोजल है वो उसको भेजा है, वो जल्दी वो जो है वो कॉम्पनसेशन 5 लाख हो जाएगा। और इस बार हमने पहली बार, क्योंकि ज़्यादातर नुकसान जो है लोगों का भी होता है, तो पहली जब पहला इंस्टेंस होगा, जब पहला गोला पड़ेगा या पहली फायरिंग होगी, उसमें होता है इंसान जान माल का नुकसान हो, लेकिन जो जानवरों का नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बाहर होते हैं और उनके ऊपर शेलिंग होती है, उससे नुकसान होता है। तो पहले एनिमल्स का नहीं मिलता था, यानी कि अगर आपका कोई जो जानवर है घर में पालतू है, तो इस बार जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो लोग जिनके जानवर जो इसमें हलाक हुए और जो जख्मी हुए, उनके लिए स्पेशल फंडिंग की, और उनको हमने नेशनल जो हमारे NDRF गाइडलाइंस है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो फंड है, उसके ऊपर जो गाइडलाइंस है कि हर जानवर का जो है वो मुआवजा जो उनको दिया गया, उसमें एक क्या अपना लिमिट है। जी कोतवाल साहब, मानना यह है कि क्या उन लोगों को अभी तक जो पीछे जो फायरिंग हुई थी और जो नुकसान हुआ था, क्या उसका मुआवजा मिल चुका है? जी हाँ, जी हाँ, मतलब उनको उनका मुआवजा मिला है, जानवरों का मुआवजा मिला है, जो जाने कोई छुटपुट ही होगा जिसको ना मिला हो? ऐसा मेरे हिसाब से नहीं रहा है कोई, लेकिन ये होता क्या है कि एक अपर लिमिट होती है एनिमल्स की, अगर मान लीजिए मैक्सिमम आप 3 जानवरों तक दे सकते हो, बड़े जानवर का, तो किसी के अगर 4 मर जाए तो फिर उसको 4 के बाद 3 का ही मिलता है। जी। तो ये एक जरूर होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें हर जानवर का मिले, चाहे अगर किसी के 10 जानवर जो है हलाक हुए हैं, मारे गए हैं, तो उनमें से वो चाहते हैं कि 10 का ही मिले, लेकिन अपर लिमिट हमारी जो गाइडलाइंस है उसमें है कि मैक्सिमम 3 का ही आप कॉम्पनसेशन दे सकते हैं। तो इवन हमने जो इनको नौकरी का भी हमारी जो है, पहले क्या होता था कि जो बॉर्डर शेलिंग, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में अगर कोई आदमी ब्रेड विनर जो जिसको कहते हैं कमाने वाला जो है, अगर वो इसमें शहीद हो जाता था, तो उसको उसके फैमिली को जो बाद में जो उसके सर्वाइवर्स होते थे, उनमें से एक को नौकरी देने का प्रावधान नहीं था, बल्कि अगर कोई मिलिटेंसी रिलेटेड में कोई आदमी मरता है तो वहाँ था, इसे हम SRO 43 कहते हैं। लेकिन वो गवर्नमेंट ने 2012 में अप्लाई कर दिया है क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के विक्टिम्स को भी कि अगर जी बिल्कुल कोतवाल साहब, आपकी बात दर्शकों तक पहुंची, और दर्शकों को मुझे लगता है कि जो इसमें विक्टिम भी थे और जो लोग चाहते थे कि ऐसा कुछ मिले, और उन लोगों ने इस बात को बड़े ध्यान से समझा भी होगा हमारे माध्यम से। जी SD सिंह साहब, आपसे एक और अहम प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी आप फेक करेंसी की और ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो पहले फेक करेंसी की बात करें। अभी आपने IG का पदभार संभाला है, तो क्या विजन है, क्या सोच है आपकी, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद अभी जो करेंसी है नई आई है, और बॉर्डर पार से और इवन पाकिस्तान से ही नहीं, नेपाल से, बांग्लादेश वाली साइड से भी काफी ज्यादा फेक करेंसी आ रही है, और जो खासकर हम अपने जम्मू प्रोविंस की बात करें तो यहाँ अगर वो पकड़ी जाती है, तो किस तरीके से आप उस चीज पे नकेल लगाना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है प्रॉपर इंटेलिजेंस हमारी हो। जी। अभी पिछले दिनों ही हमने एक ऐसा मॉड्यूल पकड़ा भी है जिसमें उस तरह की सोफिस्टिकेटेड तरीका नहीं था फेक करेंसी को बनाने का। एक लोकल लेवल पे एफर्ट था कि वो प्रिंटिंग कर रहे थे नॉर्मल पेपर के ऊपर, जो इतना क्रूड सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं करेंसी को फेक करेंसी बनाने का। पर जहाँ तक बात रही नेपाल और बाकी बांग्लादेश से करेंसी को पुश करने का, मुझे लगता है कि जो डीमोनेटाइजेशन हुई है उसके बाद इसमें ज़रूर कमी आई है, क्योंकि उनको सिक्योरिटी फीचर्स को रेप्लिकेट करने में। लेकिन सर अभी तो समय भी बहुत कम हुआ है कि जी
तो हमारा जो मेन एम है, हम एक अपनी इंटेलिजेंस को अच्छा बनाना चाहते हैं और ये कोशिश करेंगे कि कहीं पे भी इस किस्म का मॉड्यूल अगर कोई एग्जिस्ट करता है जहाँ हमें कोई शक है तो हम बराबर उसकी चौकसी रखें, और मुझे पूरा यकीन है कि हम काफ़ी हद तक इसमें कामयाब रहेंगे। इसके साथ ही साथ जैसे पिछली बार भी मैंने बता रहा था आपको, नारकोटिक्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो राज्य है वो ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे नारकोटिक्स पाकिस्तान में तो उसका काफ़ी फैलाव है जी। और पाकिस्तान में नॉट ओनली उनका जो नॉन स्टेट ग्रुप एक्टर हैं बल्कि उनकी जो स्टेट एजेंसीज हैं वो ही इसमें इन्वॉल्व हैं नारकोटिक्स को स्मगलिंग में। तो उसका एक यहाँ पे सिलसिला रहता है, उसके ऊपर भी हमने काफ़ी कदम उठाए हैं। अभी कल ही हमने लगभग 6 क्विंटल के करीब भुक्की जो है वो पकड़ी है, आपने मीडिया में देखा होगा जी। एक हमारी पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन थी, उससे निकला। और पिछले दिनों हमने काफ़ी जो है नारकोटिक्स पकड़ी हैं, चर्च पकड़ी है, हेरोइन पकड़ी है, और आने वाले दिनों में हमारा जो इसकी तरफ जो कदम है, एफर्ट है, वो और स्ट्रेंथन होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में